बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू आवर न्यू नेमलेस एंड फेमलेस शो। जी हैरान मत होइए, हमारे इस प्रोग्राम का नाम वाकई नेमलेस और फेमलेस है, क्योंकि इसमें हमारे जो गेस्ट हैं वो अपने आप को एक नेमलेस और फेमलेस शख्स समझते हैं, और हम उन्हीं से जानेंगे कि वो ऐसा क्यों समझते हैं अपने आप को। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि अगर आप इस प्रोग्राम को एंड तक देखेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जी अस्सलाम वालेकुम मिस्टर नेमलेस। जी वालेकुम सलाम मोहसिन साहब। जी सर, सबसे पहले तो हमारे नाजरीन और हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप अपने आप को नेमलेस और फेमलेस क्यों समझते हैं। जी मोहसिन साहब, ये नाम इसलिए रखा है कि जब कोई भी दुनिया में इंसान पैदा होता है बेसिकली, तो ना ही उसका नाम होता है ना ही कोई शोहरत उसके पास होती है बेसिकली। और मुझे इन चीज़ों की भूख भी नहीं है। मैं बेसिकली एक गुमनाम सोल्जर या पाकिस्तानी होने के नाते इस पे बात करना चाहता हूँ। और अपनी नाकस और बड़ी पूर्ण किस्म का नॉलेज है मेरा, बट आपने चूंकि मुझे इनवाइट किया, बहुत शुक्रिया आपका। तो मैं अपना हिस्सा इसमें इंशाल्लाह अदा करूंगा, जितना मैक्सिमम हो सके अपनी कौम को लिए, क्योंकि पॉलिटिक्स करना, नाम बनाना, शोहरत बनाना, ये मेरे प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है बेसिकली। और आपने मुझे इस पे दावत दी, कबूल किया, मैं आपका बड़ा मशकूर हूँ। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर, आपने हमें टाइम दिया। तो सर आज हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि पाकिस्तान क्यों पीछे रह गया दुनिया से, बाकी दुनिया क्यों आगे निकल गई। असल में ऐसे क्या हालातों वाक़यात या पाकिस्तान के साथ क्या हुआ है कि पाकिस्तान वो अपना पोटेंशियल पूरा नहीं कर सका जो 1947 में कायद आज़म ने पाकिस्तान को आज़ाद करवाया था इलामा इकबाल के ख्वाब की ताबीर करते हुए। तो ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान पिछले 70 सालों में अपनी अचीवमेंट नहीं कर सका, और जो हमारे से बाद में मुल्क आज़ाद हुए वो हमसे बहुत आगे निकल गए। वेरी गुड क्वेश्चन मोहसिन साहब। मेरी शुरू में गुजारिश ये होगी कि सबसे पहले जिस चीज पे हमें गौर करना चाहिए, तवज्जो चाहिए, वो है हमारा प्राइमरी सोशल यूनिट, जिसको आप सोसाइटी कहते हैं ना। सोसाइटी उसकी इनिशियल स्टेज होती है, और सिविलाइजेशन जो है वो उसकी एक पॉलिश्ड और वेल ऑर्गेनाइज्ड, डिसिप्लिन, एक बड़ी पॉलिश किस्म की स्टेज पे जाके तो उसको सिविलाइजेशन कहा जाता है। हमारी सोसाइटी जो है बेसिकली इसकी, हम अभी टीन एज से गुजर रहे हैं, विच इज माय ओपिनियन, कि हमारी सोसाइटी जो है इसकी गाइडेंस पूरी तरह नहीं हुई। हमारे जो डॉक्टर्स थे, जैसे हमारी सोसाइटी एक स्ट्रक्चर होता है। सर 70 साल की एज गुजरने के बाद भी हमें टीन एज कहेंगे? जी बिल्कुल टीन एज कहूंगा, कि क्योंकि हम लेट हो चुके हैं, हमारी रहनुमाई सही तौर पे नहीं की गई। हमारे जितने जो स्ट्रक्चर, जो सोसाइटी का स्ट्रक्चर होता है, इसके डॉक्टर्स जो हैं वो कोई एमबीबीएस डॉक्टर्स नहीं होते, बल्कि पॉलिटिशियंस होते हैं, लीडर्स होते हैं। हमारे जो डॉक्टर्स जितने भी हमें मिले हैं, या सोसाइटी की इस्लाह या इसकी सेहत दुरुस्त करने के लिए, या इसके जो जितने नशेबो फराज सोसाइटी में है जिसको वो लेवल करते हैं, बैलेंस करते हैं, वो चूंकि सारे खुद ही लूट मार और पैसा बनाने के चक्कर में, अपने नाम बनाने के चक्कर में, अपनी फैमिली और इसको बाकायदा वरासत की शक्ल पॉलिटिक्स को दी गई है पाकिस्तान में, और जिसके बहुत सारे सबूत आपके पास हैं। माशाल्लाह आप बड़े ज़हीन और नॉलेजेबल जर्नलिस्ट लगते हैं मुझे, क्योंकि मेरी आपसे फर्स्ट मीटिंग है। मैंने तो ये देखा है कि चूंकि जितनी भी पॉलिटिक्स भी की गई है, तो इसको एक वरासत की शक्ल दी जा रही है पाकिस्तान में, क्योंकि सदियों से एक ट्राइबल सिस्टम में थी, उससे बाद फिर फ्यूडल और फिर इंडस्ट्रियलिस्ट, और उसके बावजूद हम पॉलिटिक्स में अभी भी वही रवैया है जो एक ट्राइबल्स के दौर में होता था, कि जो बाप है वही बेटा है, और आगे उसी तरह उसको रिस्पेक्ट दी जा रही है, उसी को ऑनर दी जा रही है, विदाउट एनी एक्सपीरियंस उसकी टेल के पीछे सब भाग रहे हैं। दिस इज व्हाट हैपेंड विद ऑल ऑफ अस बेसिकली। सर अगर आप इसको वेस्टर्न कंट्रीज के साथ कंपेयर करें, जो हमारे से बाद में आज़ाद होकर या हमारे साथ भी आगे बहुत आगे निकल गए, मेरी लोगों से बात होती है जो बाहर रहते हैं, वो कहते हैं कि पाकिस्तान एटलीस्ट 50 to 60 ईयर्स पीछे है बाकी दुनिया से। तो क्या वजह ऐसी कि जी, मैंने वही गुजारिश की कि हमारी उंगली, हम अपने बच्चों को देखें, बड़ा करते हैं, उनकी उंगली पकड़ के थाम के उनको चलाना, बोलना,
सिखाते हैं। जी लीडर का काम होता है कौम को लेके चलना, उससे 2 कदम आगे चलना, ना कि बिल्कुल बैकवर्ड पीछे रह जाएं या बहुत ज्यादा फास्ट चले जाएं, तब भी आप वो तनहा हो जाता है, कौम तनहा हो जाती है। हमारे लीडरों ने हमसे यही किया है, हमें उंगली पकड़ के चलाना इन्होंने पूरी तरह सिखाया ही नहीं। और शुक्र है खुदा का कि पाकिस्तान में कुछ इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं, सरकारी जितने भी हैं, मैं समझता हूँ दे आर लॉयल, वो वफादार हैं सियासतदानों की बनिस्बत। जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, वो जो तनख्वाह लेके काम करता है ना बंदा पाकिस्तान में, मैं समझता हूँ वो सियासतदानों की से बेहतर और मुखलिस हैं। उन्हीं की बदौलत आज जो भी है पाकिस्तान है, और अल्लाह का शुक्र है कि हम तो मायूस नहीं इस पे, ठीक है, हम जरूर टीनेज से गुजर रहे हैं, क्योंकि हम लेट हो चुके हैं। हमारी सोसाइटी में और बाहर में फर्क सिर्फ ये है कि यहाँ पे बड़ी बैलेंस्ड और इंटेलेक्चुअल्स के हाथों में गवर्नमेंट दी जाती है। वहां पे देखा जाता है कि जो बड़ा चौधरी है, खान है, मलिक है, सरमायादार है, जागीरदार है, फ्यूडल है, वो जी बड़ा आदमी है। भाई बड़ा आदमी कैसे हुआ? मुझे आज तक ये समझ नहीं आ सकी कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में बड़ा आदमी पैसे के रेफरेंस से क्यों कहा जाता है, जबकि बड़ा आदमी तो अपने कैरेक्टर से होता है। मैंने हिस्टोरिकल जितनी पर्सनैलिटीज देखी हैं, बड़ी पूर और बड़े नामन लोग गुजरे हैं, बहुत बड़े नाम है आज उनके। ये बड़ा आदमी पाकिस्तान में पैसे वाला समझ के उसके पीछे लग गया जाता है, और जब लग जाते हैं तो वो अपनी मर्जी से फिर आपको हैंडल करता है, बेचता भी है, आगे असेंबली में जाके भी, आगे फिर ऊपर भी। तो दिस इज द रीजन। तो यहाँ लोग इंटेलेक्चुअल्स को आगे लाते हैं, सिंसियर लोगों को आगे लाते हैं, और जिनकी कैपेसिटी जो है ना सोचने की, वो अपने गिर्द अपने हद तक नहीं होती। वो कौम के बारे में सोचते हैं, मुल्क के बारे में सोचते हैं। सर, आपने यहाँ पे सरकारी इदारों का जिक्र किया, थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहेंगे कि कौन से सरकारी इदारों की आप बात करें? क्योंकि जनरल परसेप्शन जो पाकिस्तान में पाया जाता है कि यहाँ पे जो सरकारी मुलाजमीन हैं वो फारिग बैठने की तनख्वाह लेते हैं और काम करने की रिश्वत लेते हैं। तो एक्सप्लेन करेंगे थोड़ा सा कि आप कौन से सरकारी इदारों की बात कर रहे हैं? मैं 100% इस पे आपसे एग्री करूंगा, लेकिन माजरत के साथ यहाँ पर बाहर दूसरे मुल्कों में भी मैंने देखा है कि 4 घंटे दिन में सिर्फ काम होता है। और यहाँ मैं ये बड़ा अच्छे तरीके से वाज़ेह करना चाहूंगा कि जिस चीज को पाकिस्तान में कैरेक्टर कहते हैं ना आप लोग जी, मैं उसकी थोड़ी सी डेफिनेशन अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं बयान करूं, क्योंकि कैरेक्टर नाम की चीज जिसको आप हमारे यहाँ समझा जाता है पाकिस्तान में, वो यहाँ तो किसी के पास शायद है भी नहीं। कैरेक्टर हमारे यहाँ समझा जाता है जो बंदा ड्रग न ले, बाहर में न जाए, गैम्बल न करे, अदरवाइज फजूलियात, आई डोंट वांट टू से दैट, कि वो ऐसी कुछ मसरूफियात ना हो कि उसको कैरेक्टर वाला आदमी कहा जाता है और बड़ा अच्छा आदमी कहा जाता है, जो यहाँ शायद बाहर मुल्कों में किसी के पास है भी नहीं। तब भी ये मुल्क और कौम कैसे तरक्की करते हैं। यहाँ हर आदमी जाके दिन में सिर्फ 4 घंटे और सही काम करता है, जिसका ताल्लुक उसके सोशल कैरेक्टर से है कि आपका कैरेक्टर समाज के लिए क्या है, ना कि वहां हम पर्सनल कैरेक्टर पे हर चीज को तोलते हैं, पर्सनल कैरेक्टर पे परखते हैं, उसके मुताबिक उस पर लेबल और फतवे और दफा जड़ दी जाती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर्सनल कैरेक्टर जिसको हम समझते हैं वो है ही नहीं किसी के पास बाहर मुल्कों में। तो फिर मुल्क और कौमें कैसे तरक्की करती जा रही हैं? इसलिए मेरे भाई कि यहाँ समाजी किरदार जो है ना, जिसको सोशल कैरेक्टर कहते हैं, वो बड़ा परफेक्ट है। वो अपनी सोसाइटी के लिए जो काम करते हैं मेहनत से करते हैं। पाकिस्तान में अगर ऐसा नहीं है तो फिर मुझे ये बताएं कि आज तक पाकिस्तान कैसे चला हुआ है। सारी दुनिया पे वाज़ेह है कि पाकिस्तान के कुछ इंस्टीट्यूशंस जो हैं, मिलिट्री पाकिस्तान आर्मी सबसे पहला नंबर, पाकिस्तान की सिविल एस्टेब्लिशमेंट बिलाशुबा, पाकिस्तान की अदरवाइज जो फोर्सेस हैं, जितनी भी आर्म्ड फोर्सेस हैं, मैं समझता हूँ दे आर परफेक्टली डूइंग वेरी वेल जॉब। वो अपना काम बिल्कुल ठीक कर रही हैं, जिस वजह से हम बचे हुए हैं। और भाई ऐसा है मोहसिन साहब कि आप किसी बिल्डर से बात करके देख लें, सीमेंट की रेशो बड़ी थोड़ी होती है किसी बिल्डिंग में, किसी स्ट्रक्चर में। ऐसा कभी नहीं हुआ कि रेत की रेशो सीमेंट के इक्वल। सीमेंट बहुत कम थोड़ी मिकदार में होता है, लेकिन उसी पे बिल्डिंग खड़ी होती है। ये आप मेरा ख्याल मुझसे ज्यादा बेहतर समझते होंगे। बिल्कुल। अगर ऐसा ही है तो हमारे बहुत थोड़े और सही लोग जो हैं पाकिस्तान में, अल्लाह की मेहरबानी से, तो पाकिस्तान उनके सर पे खड़ा है और खड़ा रहेगा।
which I believe. اور کچھ ایسا فکر والی بات نہیں ہے, تھوڑا لیٹ ہیں ہم. جیسا میں نے کہا کہ ٹین ایج میں ہیں, تو ٹین ایج میں جب بندہ ہوتا ہے تو اس کو کسی سمجھدار آدمی کی سرپرستی کی ضرورت ہوتی ہے, کسی سینسیبل آدمی جس کی ٹالرنس زیادہ ہو, جس کی برداشت زیادہ ہو, سینسیبلٹی کا لیول زیادہ ہو اس سے بہت زیادہ, تاکہ وہ انگلی پکڑ کے اس ٹین ایج کے دور سے اس کو سمجھداری سے نکال کے آگے لے جا سکے, نہ کہ آپ اس کی ٹین ایج کی حرکتوں سے ریئیکٹ کریں اور اس کو بھی خراب کر دیں اور اپنی زندگی بھی اور ٹوٹل اسٹرکچر تباہ کر دیں. سو دس از واٹ میرا خیال ہے ہمیں ریکوائرڈ ہے بہت زیادہ, کہ ہمیں رہنمائی کے لیے بڑے میچور انٹلیکچوئلس کو آگے لانے کی ضرورت ہے, نہ کہ پالیٹیشینس کو. دس از واٹ آئی بلیو. اچھا سر, آپ نے پاکستان کے سوشل ایشوز کا تو لائک ہائی لائٹ کر دیا ان کو کہ جون سے مسائل ہیں. اب اگر میں آپ سے اس کی ریمیڈی پوچھوں کہ شارٹ ٹرم میں یا لانگ ٹرم میں پاکستان کو ایسا کیا کرنا چاہیے کہ پاکستان جو ایک اپنے ٹریک سے اترا ہوا ہے فوری طور پر ایک ٹریک پہ کم از کم چڑھ جائے, تاکہ لانگ ٹرم میں ہم اپنے گولز جو ہیں وہ اچیو کر سکیں؟ اپنی دیکھنے کا انداز ہے محسن صاحب. جی, میں سمجھتا ہی نہیں کہ پاکستان بالکل ٹریک سے اترا ہوا ہے. شاید میرے ناقص علم میں نالج میں ایسا ہو اور میری اپنی نالائکی ہو کہ میں یہی سمجھتا ہوں, لیکن پاکستان بالکل بھی ٹریک پہ نہیں ہے. آپ باہر کبھی رہتے ہوں, چونکہ ہم تو پردیش میں بیٹھے ہیں, دور بیٹھے ہیں, تو ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ پاکستان باہر جب دوسری لوگوں کو سامنے رکھتے ہوئے دیکھتے ہیں, تو میں پاکستان کی سب سے جو بنیادی چیز ہے وہ پاکستان کا کلچر ہے, وچ از آئیڈیل. پوری دنیا پہ ایسا کلچر کہیں نہیں ہے. رشتے ناطے, تہذیب, تمیز اور بہتری میں جو سمجھتا ہوں کہ ہر لحاظ سے پاکستان میں جو پائی جاتی ہے وہ دنیا پہ کہیں نہیں ہے. آپ صرف, میں نے جیسے گزارش کی, 4 گھنٹے ڈیوٹی جہاں ادا کی جاتی ہے اور اس پہ ملک سسٹم اور چلتے ہیں. جس دن پاکستان میں صرف ڈیوٹیز کرنے کے لیے ادارے پلس پولیٹیشینز ٹھیک ہو گئے, اپنا فرض صحیح ادا کریں گے, تو پاکستان کہیں بھی کسی جگہ سے بھی دنیا میں پیچھے نہیں ہے. میں اس پہ بلیو نہیں کرتا ود ایکسکیوز کہ پاکستان دوسری قوموں سے پیچھے ہے. بالکل پیچھے نہیں, ہم لیٹ ہیں تھوڑا سا, اور اس کی وجہ ہمارے صرف پولیٹیشینز ہیں پاکستان کے, جو کہ سارے ہی میں سمجھتا ہوں اس کے مجرم ہے. اس بات میں کوئی بھی ابھی تک مجھے صحیح پولیٹیشین اکارڈنگ ٹو دیٹ لیول کے بھائی اس کے نظر نہیں آیا جس سے یہ سمجھا جائے کہ بالکل صحیح عوامی رہنمائی کی جا رہی ہے اور بے لوس. ابھی تک مجھے ایسا کوئی پولیٹیشین, قدرے بہتر لیسر ایول پہ کمپرومائز کیے جاتے ہیں, آئی انڈرسٹینڈ, اور میرے خیال آپ بھی سمجھتے ہیں پاکستان میں لیسر ایول پہ کمپرومائز اور کرتے رہنا چاہیے. اسی طرح سفر آگے چلتے چلتے انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں کہ کوئی بندہ بھی ایک ٹھیک مل گیا یا اس کو رہنمائی اس نے ٹھیک کر دی تو پاکستانی قوم انشاءاللہ سب سے بہتر ہوگی. تو لہٰذا چونکہ میں آپ سے اتفاق ہی نہیں کرتا کہ پاکستان دنیا میں سب سے پیچھے رہ گیا ہے, اس لیے میرا اس پہ کوئی پوائنٹ آف ویو نہیں ہے. چلیں, تھینک یو ویری مچ سر. یہ ہمارا کیونکہ انٹروڈکٹری پروگرام تھا, آپ سے تعارف کروانا تھا, آپ کا تھوڑا سا حال احوال پوچھنا تھا, تو ہم اپنے پروگرام کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں. لیکن یہ سلسلہ یہاں پہ ختم نہیں ہوگا, ہم آپ سے بہت سارے پاکستانی ایشوز کے اوپر ڈیٹیل میں گفتگو کرتے رہیں گے آنے والے دنوں میں, اور ہم امید کریں گے کہ آپ اپنی رہنمائی اور اپنی جو آپ نے باہر رہ کر لرن کیا ہے وہ پاکستان کی سوسائٹی تک پہنچائیں گے. ہم ایک ایشو کو ڈیپلی ڈسکس کریں گے اور آپ سے اس کے اوپر بات چیت کرتے رہیں گے. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. تھینک یو جی. ناظرین, آپ سن رہے تھے مسٹر نیم لیس اینڈ فیم لیس کی گفتگو. انہوں نے پاکستان کے جتنے ایشوز ہیں جو باہر بیرون ملک پاکستانی وہاں سے بیٹھ کے پاکستان کو کس نظر سے دیکھتے ہیں وہ انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا. امید کرتے ہیں جو ہمارے بیرون ملک پاکستانی اور جو یہاں پر رہنے والے پاکستانی ہیں وہ ان کی باتوں سے اتفاق کریں گے. اور آپ کی نظر میں بھی کوئی سجیشنز ہیں تو ضرور ہمیں نیچے ہمارے کمنٹ سیکشن کے اندر آ کر بتائیں. اس پروگرام کو لائک اور شیئر بھی کرنا مت بھولیے گا, کیونکہ ہمیں ویورشپ آپ کی اس کے اندر سپورٹ کی ضرورت ہوگی تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میسیج جو ہے وہ پہنچ سکے. امید کرتے ہیں آپ کو ہمارا آج کا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محسن ملک کو اجازت دیں. آپ سے ملاقات ہوگی بہت جلد. اللہ حافظ.